हेलो नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन बैक विद अ न्यू सीरीज एंड न्यू लेसन ऑफ दी हमारी जो सीरीज है स्टोरी के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं इंडिया। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को स्टोरी के फॉर्म में किस तरीके से पढ़ा जाए जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो आपको कि स्पेशलिटी क्या है इस वाली सीरीज की, मैंने पहले भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई है, काफी जगह पढ़ाई है एंड इस चैनल पे भी मैंस पर्सपेक्टिव से पढ़ाया। ठीक है, जिसमें हमने रेडी आंसर्स कंप्लीट किए थे। इस वाली में पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको आप खाना खाते वक्त, वो करते वक्त भी सुन सकते हैं, राइट। Okay, so मेरा आइडिया ऑब्वियसली यही है कि फन वे में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा जाए, कवर किया जाए और मैक्सिमम आउटपुट वहां से हम निकालें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि जो है इसकी शुरुआत यहीं से होती है। हालांकि इसके जो पहले के चैप्टर्स हैं, जैसे कि एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, इंडिया में किस तरीके से यूरोपियन पावर्स आई, सबसे पहले कौन आया, पोर्तुगीज आया ना, फिर डच आए, फ्रेंच आए, इस तरीके से ब्रिटिशर्स आए। तो उन सब की बारे में हम डिस्कस करेंगे जब ये वाली हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कहानी की शुरुआत की जाए, स्टार्ट करते हैं हम। इंडिया, भारत, ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिशर्स जब भारत में आए कंपनी के फॉर्म में, तो भारत की परिस्थितियां क्या थी। हाँ, आप सब आपको पता है, मुझे पता है। यस, वही हमको पढ़ना है और एग्जाम में हमें वही सही आंसर लिख के आना है और करेक्ट मार्क करना है, राइट। एब्सोल्युटली। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे हैंड रिटन नोट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कि देखो क्या हो रहा था जब 18 सेंचुरी स्टार्ट हुई ना। उसके पहले जो माइटी मुगल एम्पर से अंपायर था, इतना बड़ा साम्राज्य था मुगलों का, वो गिरना स्टार्ट हो गया था, है ना। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का टाइम पीरियड था सर एंड मैम 1658 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, 1658 से लेकर के 1707। ठीक है, ये था औरंगजेब का टाइम पीरियड। अब औरंगजेब की ना काफी सारी पॉलिसीज थी, जिसमें से उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी और रिलीजियस जो पॉलिसीज थी। और औरंगजेब देखो बहुत अलग ही आदमी था। वो तो उसको पीर पातशाह बोलते थे, क्योंकि वो पीर फकीरों की तरह रहता था, उसका कॉस्ट्यूम भी इसी तरीके था, है ना। लेकिन आपको पॉलिसीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं आज तक, राइट। ये हम मिडाइवल में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली तो अब औरंगजेब कि ऐसा बोला जाता है कि उसी की मिसगाइडेड पॉलिसीज के कारण ही जो यहाँ पर मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया, खत्म होना स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन ऑफ मुगल माइटी एम्परर। ओके, तो अब लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुगल अंपायर का गिरने का कोई कारण, जितना रोल औरंगजेब का रहा है ना, उतना ही रोल मोहम्मद शाह का भी रहा है। मोहम्मद शाह एक ऐसा फुद्दू राजा था, फुद्दू राजा एकदम फुद्दू मुगल मुगल बादशाह था। इसको इसको रंगीला ही बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इतना रंगीला मिजाज का इंसान था, है ना। अय्याशा करता था वो। कुल मिला के बात ये है ना, साम्राज्य चलाए, भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए, लेकिन इसे करनी है अय्याशियां। ठीक है, तो अब क्या करना, मोहम्मद शाह जो था, उसका साम्राज्य भी छोटा मोटा नहीं, काफी टाइम तक राज किया इसने। इसने 29 ईयर्स तक राज किया, आप समझ रहे हो। तो देखो ये डेफिनेटली औरंगजेब के बाद है, ये 1719 में आया था सर मैम। कब आया था, 1719 में। कौन आया, रंगीला। कब तक, 17, काउंट करिए, 29 ईयर्स, 48, राइट। यस, 48। तो 48 तक ये रहा है, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। हम्म, राइट। तो मोहम्मद शाह के टाइम पे काफी सारे ऐसे इंडिपेंडेंट साम्राज्य बन गए थे, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, है ना। जैसे कि सरन मैम हम बात करते हैं, ये हमारा हैदराबाद, उसके अलावा बंगाल। बंगाल तो काफी बार एक हो जाता, फिर अलग हो जाता, फिर एक हो जाता, वहां के नवाब अलग ही चल रहे थे, है ना। हैदराबाद के नवाब भी अलग चल रहे, अवध, उसके अलावा पंजाब, ये सब अलग साम्राज्य बन गए थे। वो यानी कि मुगल अंपायर में हमारा सिर्फ इतना रहेगा कि हम उसे मानते हैं, बाकी कोई इसकी लेजिटिमेसी नहीं थी मुगल एम्परर की इनके लिए, है ना। तो ये सब अलग हो गए थे। उसके अलावा काफी सारे लोकल चीफ्स ऐसे थे, जैसे कि जाट हुए, है ना। ये भी इंडिपेंडेंट थे, मराठा, यस, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी अलग हो चुके थे मुगल साम्राज्य से। होता क्या है, मान लीजिए ये एक मुगल साम्राज्य है, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारी छोटी छोटी क्या रहेंगी, तहसील रहेंगी, है ना, छोटे छोटे राज्य रहेंगे। ये सब सुजारनिटी अपनाएंगे किसकी, मान लेंगे किसकी, एक माइटी मुगल एम्परर की, जो कहाँ बैठा होगा, दिल्ली के लाल किले में। अब इन सब ने बोल दिया कि नहीं भैया, हमारा कोई राजा नहीं, हम तो हम ही हैं। ठीक है, हमारे मालिक हम नहीं जानते किसी मुगल एम्परर को। इन्होंने उन्हें, ठीक है, इनको फिर एक फिक्स प्राइस भी देनी होती थी फीस के फॉर्म में, ठीक है, तो वो भी देना बंद कर दिया। तो ये सब टाइम टू टाइम चलता रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा हो गए। अब बात करेंगे कि किस तरीके से चैलेंजेस आए थे मुगल्स के सामने, तभी तो इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है ना, आपके लिए, हमारे लिए, राइट। तो देखो सबसे पहले आते हैं हमारे ये कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे हमारे कुछ जो वीक रूलर्स आए, है ना। तो उसके पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस की। एक्सटर्नल चैलेंज मतलब क्या? इंडिया के अंदर मुगल साम्राज्य यहाँ पर रूल कर रहे हैं, मोहम्मद शाह याशी कर रहे हैं, क्या बात है। उसके अलावा अब देखो इंडिया का मैप आपको पता ही है किस तरीके से, राइट। अब यहाँ पर से जो मुगल साम्राज्य है, ठीक है, तो ये है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट से आएगा कौन? डेफिनेटली आक्रांत आएंगे यहां से कॉन्क्वेस्ट करने, अपने साम्राज्य बढ़ाने मिडिल ईस्ट से और आगे से, ठीक है। जैसे नादिर शाह आया पहले तो, है ना, अफगानिस्तान, फिर अब शाह अब्दाली आए, है ना। इसी तरीके से देखो, अब इन दोनों की बात हम जब करेंगे तो इनकी बात थोड़ी धीरे करना, है ना। मुगल जो है इनसे थोड़े से घबराते हैं ठीक है, ठीक। तो एक्सटर्नल चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो मुगल्स में इतनी दम नहीं थी, उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी टूट चुकी थी बिकॉज ऑफ दी गंदी पॉलिसीज। यस डेफिनेटली, पैसा नहीं, है ना, स्ट्रांग होल्ड नहीं, किसी भी राज्य पर, सब अलग अलग हो चुके हैं। मैंने आपको परिस्थितियां बताई दी, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट से आने वाले आक्रांतों को रोकोगे कैसे, ये बताओ मुझे आप, है ना। वो तो बहुत पावरफुल है। तो वेस्टर्न बॉर्डर्स इस तरीके से क्या हो गई, सबसे ज्यादा वीक हो गई, ठीक। नादिर शाह की बात कर लेते हैं। नादिर शाह ये पर्शियन एम्परर था, है ना, वहां पर्शिया का राजा था। तो इंडिया पे अटैक किया इसने 1738 से लेकर के ये 39, ठीक है, इस साल में ये आया था। तो इसने लाहौर पे सबसे पहले अटैक किया और मुगल आर्मी को नष्ट नाबूद कर दिया करनाल में। कौन सी जगह पे? मैंने आपको बताया, नादिर शाह ने अटैक किया 1738 में और नष्ट नाबूद कर दिया किसको? मुगल आर्मी को। कहा? करनाल में। करनाल इज नियर टू दी लाहौर आपके। इसके लिए एक डेट बताई जाती है, चाहे तो आप देख लेना। 13 फरवरी एक्चुअली 1739 को इसने अटैक किया और वहां पर इनकी बढ़िया से जो है धूल चटा दी। किनको? मुगल आर्मी को, ठीक है। बाद में मोहम्मद शाह को तो पकड़ के जो जिल्लत सही है उस बंदे ने, इतना पिटाई लगी उसकी नादिर शाह के द्वारा कि कुछ भी बोलता तो इसकी इतनी पिटाई लगी, जिल्लत भरा इसका सम्मान किया गया बाय द नादिर शाह, ठीक है। तो नादिर शाह ने इसको कैप्चर कर लिया, है ना। दिल्ली को लूटा, तबाही मचा दी उस दिन उसने। दिल्ली को बहुत लूटा, ठीक है। और एक एस्टिमेट बताया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि पीकॉक थ्रोन उस टाइम पे किसके पास था? मोहम्मद शाह के पास। उसमें कोहिनूर भी जड़ा हुआ था। एक टाइम पर रंजीत सिंह के पास था। तो बाद में इस तरीके से वो आगे बढ़ता गया और नादिर शाह के हाथ में ये आ पड़ा। 70 करोड़ का उस टाइम पे इसको और उसके अलावा बेसिकली कोहिनूर हीरा, पीकॉक थ्रोन और 70 करोड़ रुपए यहां से कलेक्ट किए गए और वहां पर तो वापस अपने गांव ले गया, अपने अपने साम्राज्य ले गया नादिर शाह, ठीक। यस, लेट मी टेल यू, एक जॉन विल्सन करके एक उन्होंने किताब लिखी थी, ये एक हिस्टोरियन है, इंडिया कॉन्कर्ड, है ना। तो उसके अंदर उन्होंने पता है क्या बोला है? हाँ, किसने? जॉन विल्सन ने। उन्होंने बोला कि नादिर शाह ना मुगल एम्परर रहा है भारत का 57 दिनों के लिए, 57 डेज के लिए, ठीक है। आंसर आप चाहे इसको कभी चाहे तो यूज कर सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, राइट। 57 डेज के लिए ये क्या रहा है? मुगल एम्परर रहा है भारत का 1739 में। अब उसने इतने जबरदस्त काम किए यहाँ पर आकर के, जबरदस्त मतलब सॉरी, जबरदस्त यानी कि ब्रूटल काम करे। नादिर शाह वॉज ब्रूटल, डेफिनेटली ही इज डेफिनेटली क्रूर शासक, ओके। सो इसने सेंटर ऑफ अथॉरिटी हिला दी पूरी, तो है ना, मुगल एम्परर को श्रिंक कर दिया टू द लोएस्ट। उसके अलावा 57 दिनों तक इसने जो लूटपाट मचाई है इंडिया में, जबरदस्त तरीके से मचाई है और इसका जो है खजाना पूरा भर के यहाँ से लेकर के गया। देखना यहाँ से कहा क्यों बोलता हूँ मैं ये सब कहानी सुनना आपको जरूरी, वो इसलिए सर मैम कि ये जो 57 दिन थे ना, इसी ने ऐसा फाउंडेशन लाके रख दिया इंडिया में कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए एक बढ़िया सा यहाँ पर ग्राउंड तैयार हो चुका था कि अब जो है हम भारत को लूट सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कहानी रही भैया आपकी नादिर शाह की। मुझे बताया कोई दिक्कत आई इसमें तो कमेंट सेक्शन रहा आपके लिए ओपन है, पूछ लीजिए कुछ भी, राइट। सेकंड कहानी स्टार्ट करते हैं। भैया कौन? उससे भी खतरनाक इंसान वो कौन है जी? वो है अहमद शाह अब्दाली, जिसको क्या बोलते हैं? दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी बोलते हैं। कौन था ये जिसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? पानीपत की बेटल आने वाली है, लेकिन बिल्कुल भी हम उसको जो है आगे कंप्लीट करेंगे इन डिटेल, ठीक। अभी हम बात करते हैं कॉन्टेक्चुअली, जो कि हमारा टॉपिक है, राइट। अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रानी बोला जाता है, इसको कहा जाता है कि ये इलेक्टेड सक्सेसर था नादिर शाह का, ठीक है। नादिर शाह वही जिसके बारे में अभी हमने उसके कारनामे सुने राइट। तो ये देखो बेसिकली नादिर शाह की डेथ हो चुकी थी 1747 में। नादिर शाह कब मरा? 1747 में। उसका इलेक्टेड सक्सेसर कौन रहा?
अहमद शाह अब्दाली, राइट। अब क्या हुआ कि नादिर शाह ने ये बेसिकली अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली कंफ्यूज मत कीजिए बिल्कुल भी, अहमद शाह अब्दाली जो है उसने इंडिया को बहुत बार लूटा है गाइस, बहुत बार। 1748 से लेकर के 1767, 1760 सॉरी 1748 से, जैसे ही मान लीजिए, समझ लीजिए ये सक्सेसर बना, अगले ही साल से इंडिया में आकर के लूटपाट मचानी स्टार्ट कर दी। आता लूट कर चले जाता। ठीक है, 1748 से कब तक, 67, तकरीबन 20 साल ये क्या करता रहा, भारत को लूटता रहा। लूटा इसने भारत को। फिर 1757 में, 1757 में बेसिकली क्या किया था इसने, 1757 में आकर के दिल्ली को कैप्चर कर लिया। डेफिनेटली दिल्ली का किला इसने अपने कब्जे में ले लिया 1757 में, क्या, राइट। दिल्ली कैप्चर कर लिया, पंजाब भी सीड कर लिया अपने अंदर ही इसने। और जब ये यहां से गया ना, अहमद शाह अब्दाली, देखो ये रुकता नहीं था इंडिया में, इसमें एक बीमारी थी, इंडिया में इसको रहना पसंद नहीं था। ये बस आता था पैसे लेकर के, लूटपाट मचा करके बस चला जाता था, खजाना भर के वापस से भी, तो ये इसका ऐसा था। तो अब्दाली जो है वो यहाँ पर आलमगीर सेकंड को यहाँ पर क्या करके गया, मुगल बादशाह बना करके गया। क्या बोला मैंने, अहमद शाह अब्दाली जो है वो आलमगीर फर्स्ट कौन है मुझे बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आलमगीर फर्स्ट कौन है ना। उसको मुगल एम्परर बना करके गया कौन, अहमद शाह अब्दाली। उसके अलावा इसने एक रोहिल्ला चीफ थे, जो कि था हमारा नाजिबुद्दौला। ठीक है, नाजिबुद्दौला को क्या बना करके गया, मीर बख्शी, जनरल होता है ना, जैसे आर्मी होती है, सेना होती है, तो उनका सेनापति होता है जनरल, तो वो मीर बख्शी, मुगल मुगल टाइम पे उनको मीर बख्शी बोलते थे, है ना। तो मीर बख्शी इस तरीके से यहाँ पर नाजिबुद्दौला को बना के गया कौन, अहमद शाह अब्दाली। अब नाजिबुद्दौला जो था वो एक तरीके से सुप्रीम एजेंट था अब्दाली का, कोई भी बात होती बना करके चल जाता, राइट। सेकंड, अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, आप सब सुने बहुत ध्यान से। देखो ऊपर तो है कौन, मुगल, उसके ऊपर कौन थे, या है ना ये अहमद शाह अब्दाली, लेकिन सबसे नीचे कौन है इधर, सेंट्रल इंडिया में कौन है, सेंट्रल साउथ इंडिया में कौन है, मराठास। डेफिनेटली उसको भूल कैसे सकते हो आप, हाँ, पेशवा बाजीराव, रघुनाथ राव, कैसे भूल सकते हो। देखो यहाँ पर एक मराठा चीफ हुआ करते थे, जिनका नाम था रघुनाथ राव, ठीक है, राघोबा। ही इज डेफिनेटली द मोस्ट ब्रेव मराठा चीफ। ठीक है, इसने क्या किया, जा गया, कहां कहां गया, दिल्ली गया, और जो पिटाई लगाई है इसने मुगल बादशाह की, वहां से इसको भगा दिया। ठीक है, दिल्ली से किसने भगा दिया, मराठा चीफ रघुनाथ राव ने। किसको भगा दिया, ये हमारे आलमगीर सेकंड मुगल बादशाह है। ठीक है, तो और पंजाब भी जाकर के उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब टेरिटरी किसकी है भाई, अहमद शाह अब्दाली की है ना, तो आएगा नहीं आएगा वो, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल आएगा। अहमद शाह अब्दाली जो है मराठाओं से लेने आता है यहाँ पर क्या, रिवेंज। 1761 की बात बताता हूँ आपको, एक बहुत जबरदस्त बात हुई थी 1761 में, क्या हुआ था, हाँ, 1761 में अब्दाली जो है मराठाओं को हरा देता है, किसमें, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में किसको हरा दिया जाता है, यहाँ पर मराठाओं को। और मराठा जो इसमें फियर्सली लड़े थे, जबरदस्त, इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, मेंशन है वो सब चीजें। ठीक है, और ये तो रही इसकी 1761 का वाला जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। तो इसकी डेट भी यहाँ पर मेंशन है, देखो यहाँ पर 14th of January 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। अब यहाँ पर जो अब्दाली था, उसका लास्ट इन्वेजन कब था इंडिया पे, 1767 में। ठीक है, इसके भी 7 साल तक वो लूट पट्टा मचाता रहा। ठीक है, तो सर नाम अभी इस वाले लेसन में इतना ही रखते हैं, अगले लेसन के लिए हम बताएंगे आपको, अगले लेसन में अपन डिस्कस करेंगे, और स्टोरी बताऊंगा मैं आपको किसकी, जो औरंगजेब के बाद जो वीक रूलर आया ना मुगल साम्राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इंटरनल चैलेंजेस में आ जाएगा आपके। ये तो रहा आपके एक्सटर्नल चैलेंजेस, ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगले लेसन में हम इंटरनल चैलेंजेस देखेंगे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए हमने यहाँ पर थाली परोस के रख रखी थी, है ना, किस तरीके से यहाँ पर वेल प्लान्ड ग्राउंड यहाँ पर रेडी था इनके लिए। ठीक है, अब ब्रिटिश देख रहे हैं सब, ठीक है, सब चीजें हो रही है, बात चल रही है। ठीक है, अगले लेसन बताऊंगा ब्रिटिशर्स ने करा क्या एक्चुअली में, तभी तो भारत पे उन्होंने साम्राज्य बना लिया इतना बड़ा। ठीक है, तो भूलना मत ये चीज। ठीक है, बिल्कुल भी, हाँ, यस। तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, एंड शेयर करना प्लीज, इन सब चीजों को, काफी मेहनत लगती है इसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में। हम बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, यस,
तो ये वाला है जो पार्ट वो है इसका बेसिकली, यस, इंटरनल चैलेंजेस। अब यहां से क्वेश्चन निकाल लेंगे अपन किस तरीके से भैया, क्रोनोलॉजिकली चलेंगे, सिंपल है। सबसे पहली बात करते हैं कि कौन आया भैया उसके बाद, औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की बात करी थी, है ना, किस तरीके का बंदा था कि पीर अपने आप को क्या बोलता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेसन में, एक बार इसको जाकर के देखो। बात कर लेते हैं उसके बेटे की, जिसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। अब देखो, बहादुर शाह तो एक टाइटल था बेसिकली, इसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। अब देखो, ये बेचारे राजकुमार जो है वो 63 की एज में ठीक है, ये बेचारे जो है वो 63 की एज में जा करके तो राजा बने। राजा भी ऐसे कैसे नहीं बने, मुगल एम्परर ऐसे नहीं बने। 2 साल तक इन्होंने वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि अपने ही भाइयों को मार करके ये गद्दी पे जाके बैठे। इनके भाई कौन थे? एक तो मोहम्मद आजम, दूसरा काम बख्श। ठीक है, बहुत सिंपल है, नाम याद रखो, रखो तो रखो, मत रखो कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना, मोहम्मद शाह मुअज्जम, बेसिकली मुअज्जम अ, किसका बेटा था? औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था। 63 साल की एज में ये जाकर के बना राजा, बादशाह। ठीक है, बादशाह फर्स्ट के नाम से इसने टाइटल लिया। अब 1709 से लेकर के 1712 तक ये रहा। अब इसने एक बहुत सी गलतियां करी हैं। देखो, एक काफी खा करके एक स्कॉलर है, उसने इसको कहा है शाह बेखबर, यानी कि क्या चल रहा है जनता में, दरबार में, साम्राज्य में पता ही नहीं, भी सब बेखबर है, अपनी आइडियाज में घूम घूम है। ठीक है, तो इसने बहुत ही पैसिफिक पॉलिसी थी, शांति वाली बातें करता था ये, है ना। आफ्टर ऑल 63 ईयर्स का ये क्या, ठीक है, तो इस तरीके से। तो जाट के साथ, राजपूत मराठास के साथ, इनमें बेसिकली क्या कर रहा था, हाँ, यस, हालांकि देखो, बहादुर शाह में योद्धा इसलिए नहीं बताना चाह रहा है, देखो इसको ट्रेंड किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने इसको ट्रेंड किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो वही बात है ना, किस पे आती है? खुद पे आती है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाया बेचारा। ठीक है, इसलिए हालांकि ये जो सक्सेशन का वॉर था, जिसको बैटल ऑफ जजाऊ बोलते हैं, वो ये जीत चुका था, राइट। तो जैसे शाहू जी महाराज जो है, मराठा जो मराठा राजा थे, मराठा प्रिंस थे उस टाइम पे, शाहू जी महाराज, उनको भी इन्हीं की टाइम पे छोड़ दिया गया था, जो कि मुगल कैप्टिविटी में थे, मुगल कैद में थे वो, राइट। देखो, इन्हीं के टाइम पे ना एक जबरदस्त लीडर आया था सिखों में, जिनको हम बोलते हैं बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की तरह दिखते थे ये, है ना। तो बंदा बहादुर ने इनकी नाक में कर दिया दम। किन्होंने किया? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने किया नाक में दम, तो इसने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अगेंस्ट दी बंदा बहादुर। ठीक है, क्योंकि बंदा बहादुर बेसिकली अटैक करता था मुस्लिम्स को पंजाब में, है ना। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने इसके खिलाफ एक्शंस लिए। ठीक है, अब देखो भैया, इसके भी है बेटे, डेफिनेटली। तो उसमें एक का नाम था, ये क्या नाम था? एक का नाम था अजीमुन शान, अजीमुन शाह, ठीक है। एंड सेकंड का नाम था क्या? यस, जहादर शाह। ठीक है, तो जहादर शाह ने क्या किया? जहादर शाह ने क्या किया, सॉरी फॉर दिस, जहादर खान ने मार दिया अजीमुन शाह को वॉर ऑफ सक्सेशन में, और खुद जाकर के बन गया बादशाह। ठीक है, तो जहादर शाह यहाँ पर 1 साल के लिए यहाँ पर क्या बना? बादशाह। ठीक है, अब जादर शाह ने जिसको मारा था, बेसिकली देखो, इसी के टाइम पे एक चीज हुई थी, बेसिकली इसकी हेल्प किसने करी थी? इसकी हेल्प करी थी जुल्फिकर खान ने। अब जुल्फिकर खान जो है, बड़ा अपने आप को ताकतवर समझने लग गया, समझने लगे भैया हम बड़े आदमी हो गए, अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बना दिया जी, इनको वजीर बना दिया, है ना। अब इसके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट सिस्टम आया था जो क्वेश्चन आ सकता है आपके, वो क्या है सर मैम? वो है इजारा सिस्टम। यस, इजारा सिस्टम क्या होता है? देखो, इजारा सिस्टम एक तरीके से मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए आपके, बेसिकली, या फिर इजारा सिस्टम से रिलेटेड, तो आप याद रखना जहादर शाह के टाइम पे 1712-13 में, राइट। ये चाहते थे कि जो समाज है उस टाइम पे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ जाए, अच्छी हो जाए, राइट। एंड जहादर शाह ने जजिया भी हटा दिया था। एक और देखो, इन 2 साल में इसने काम तो किया, ये वाला, एक तो इजारा लाया, दूसरा इसने जजिया हटा दिया, जजिया इसने हटा दिया। देखो, जादर शाह ने पता है अजीमुन शाह को मारा था ना, अजीमुन शाह इनका बड़ा भाई। देखो, एक बार बताता हूँ आपको, अजीमुन शाह कौन था? जो अगला राजा बनने वाला है, अगला बादशाह बनने वाला है, उससे इसका क्या नाता है? जिसके फादर हैं या अजीमुन शाह, उनके अब्बा जान है, अब्बा जान किनके? फर्रुख सैयर के, डेफिनेटली। अब फर्रुख सैयर के पिता को अगर जादर शाह ने मारा, तो ये क्या चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो फर्रुख सैयर ने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, देखो, 2 सैयद ब्रदर्स करके बहुत पॉपुलर थे,
उस टाइम पे मुगल टाइम पे ये किंग मेकर थे, बेसिकली राजा बना देते थे। ठीक है, अब देखो जो सैयद बदर थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरा का नाम था हुसैन अली। ये नाम याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पीसी से पूछे भी गए। क्या मैंने नाम बताया आपको? अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन अली। हुसैन अली, राइट। भैया जी जहादर शाह को इन्होंने मौत के घाट उठा दिया, है ना, तीनों ने मिलके। अब बात करते हैं, ये बन गए राजा, बादशाह बन गए। लेकिन एक बात अच्छी है फर्रुख सैयद की, हालांकि इस बहुत निकम्मा किस्म का इंसान था, जिसने इसको बनाया उसी को मरवा दिया था इन्होंने। देखो बताता हूँ, फर्रुख सैयद ने बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, धर्म से रिलेटेड अगर हम बात करें तो टॉलरेंट था ये, है ना। जजिया को भी हटा दिया, पिलग्रिमेज टैक्स को भी हटा दिया, जो यात्री कर लगता था उसको भी हटा दिया। ठीक। और एंड फाइनली फिर जब हम बात कर रहे थे बंदा बहादुर की, तो बंदा बहादुर को भी इसी ने मरवाया था, फर्रुख सैयद ने, है ना। सेकंड, फरमान इशू किए। देखो ये सबसे निकम्मा काम किया इसने, एकदम खराब काम किया इंडिया के लिए, तो वो था कि ब्रिटिशर्स को इसने फरमान जारी कर दिए, है ना। तो 1717 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1717 में इसने क्या किया? फरमान जारी कर दिया भैया कि जो है ब्रिटिशर्स, कर लो तुम जितना भी तुम्हें यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत छोटा सा फैक्ट है, बहुत छोटा सा। एक हैमिल्टन करके एक हिस्टोरियन हुआ था, उसने क्या बोला, ये फरमान इशू जो किया इसको मैग्ना कार्टा बोल दिया। ठीक है, मैग्ना कार्टा बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इतना बड़ा हक दिया था बेसिकली। अब देखो इसने इतना, ये ऐसा मुगल बादशाह था, इसने इसी के वजीर के नाक में दम कर दिया, है ना। सैयद ब्रदर्स ने क्या किया फिर? देखो सैयद ब्रदर्स गए भागते हुए यहाँ से कि जो है इसने तो नाक में दम कर दी, ये पूरा साम्राज्य डुबा देगा। एंड तो ये गए पेशवा के पास, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, डेफिनेटली पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पास ये गए। ठीक। अब इन्होंने क्या किया? पेशवा बालाजी विश्वनाथ वहां पर आए दिल्ली में, और इसको अंधा कर दिया और जान से खत्म कर दिया। ठीक है, इसकी बलि चढ़ा दी वहीं के वहीं पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक। ये पहली बार हुआ था मुगल के इतिहास में कि एक बादशाह को मार दिया गया उसी के नोबल्स ने, उसी के मंत्रियों ने, है ना। पहली बार हुआ था ऐसे हिस्ट्री में, तो याद रखना फर्रुख सैयद की ये एक उपलब्धि है किसी भी तरीके से अगर हम बोले तो। बात करते हैं अब, देखो फर्रुख सैयद तो आज के चले भी गए, चलो भैया ठीक है, ये 6-7 सालों में ये भी चले गए। अब बात करते हैं इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया रफीउद्दरजात। रफीउद्दरजात 1 साल भी नहीं रहा अच्छे से, और ये बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड, यानी कि शॉर्टेस्ट पीरियड का अगर हम मुगल बादशाह माने जाए तो रफीउद्दरजात ही है। ठीक है, इसकी डेट याद रखना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला को ही शाहजहां सेकंड भी बोला जाता है ना। एंड सैयद ब्रदर्स ने ही इसको वहां पर उठा करके बिठाया था। तो ये 3-4 दो ऐसे हुए थे बादशाह जिनको सैयद ब्रदर्स ने बनाया, इसलिए किंग मेकर्स इनको बोला गया। जो ये रफीउद्दौला साहब थे, इन ये तो देखो अफीम के ये बड़े जो है एडिक्ट थे, ओपियम एडिक्ट थे। ओपियम इतना खाया इन्होंने, ओपियम अफीम इतना खा लिया जो कि अफीम ने इनको खा लिया। ठीक। तो इनकी इनकी डेथ इस तरीके से हुई। नेक्स्ट बात करेंगे मोहम्मद शाह, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, राइट। मैंने कहा था आपको कि साम्राज्य गिरने का, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का एक योगदान इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। उस टाइम पे 1719 से लेकर के 1408 तक मैंने आपको बताया था, है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला है ये। ठीक। अब 1719 से 1748 बड़ी ही जो है उम्दा इनकी कला थी कि किस तरीके से इसने मुगल साम्राज्य को डुबोया, है ना। तो इसके टाइम पे बेसिकली उर्दू जो थी कोर्ट लैंग्वेज बना दी थी। ठीक है। एंड बेसिकली इसको भी सैयद बरदस्त ने उठा करके बना दिया। इसका नाम बेसिकली रोशन अख्तर है। इसका नाम रोशन अख्तर था, जो कि तख्त पे बैठने के बाद क्या बना? मोहम्मद शाह, है ना। फिर इसको बाद में टाइटल भी दिया गया रंगीला का, क्योंकि इसकी बहुत लग्जरियस लाइफ स्टाइल थी, है ना। मोहम्मद शाह भी बड़ा दिलचस्प आदमी। इसने क्या किया? निजाम उल मुल्क, उस निजाम उल मुल्क ने क्या किया? निजाम उल मुल्क के साथ इसने हाथ मिलाया, है, और सैयद ब्रदर्स को मार दिया। बहुत बढ़िया। और 1724 में निजाम उल मुल्क को ही वजीर बना दिया इसने। ठीक है। तो उसने, ये वही निजाम है कौन जिसने हैदराबाद बनाया था बाद में 1737 में। 15 साल बाद ये वहीं से ही जाकर के निकल के परेशान हो गया है मोहम्मद शाह से, है ना। तो उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ और मैं हैदराबाद में जाकर के अपना नया जो एक साम्राज्य बनाऊंगा। तो इसने वहां पर जाकर के हैदराबाद में अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। फिर क्या होता है? यहीं तक ही नहीं, इनके और भी अचीवमेंट्स हैं सरन मैम। क्या है वो? बाजीराव बल्लाड़। यस, बाजीराव फर्स्ट 1737 में जाकर के इनकी जो पिटाई लगा के आते हैं। सिर्फ 500 जने गए थे, 500 घुड़सवार लेकर के गए और जाकर के दिल्ली को लूट लिया और दिल्ली को इन्वेड कर दिया उन्होंने, है ना।
1739 में 1739 में 2 साल बाद ही पेशवा के नादिर शाह आया। नादिर शाह ने बैटल ऑफ करनाल, याद है फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था स्टोरी, ये जो हम स्टोरी सुन रहे हैं इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट मैंने सुनाया है आपको, उसमें मैंने बैटल ऑफ करनाल के बारे में बताया कि किस तरीके से मुगल की आर्मियों को धूल चटा दी थी। ठीक है, किसने? नादिर शाह ने, है ना। और पूरा इंडस इंडस नदी, सिंधु नदी से लेकर के पर्शियन एम्पायर तक इसको मिला लिया गया। ठीक, इसके बाद तो और भी तुर्रम खां है, वो है अहमद शाह। ये वो अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये मुगल बादशाह अहमद शाह है, जो कि 6 साल के लगभग रहे थे, 1748 से लेकर के 54 तक। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो और भी बड़े झंडे गाड़े। अब देखो अहमद शाह जो है वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर, एकदम निकम्मा नाकारा, कुछ भी नहीं आता इसको, है ना। और इतना इनकॉम्पिटेंट है कि अपनी मम्मी जो क्वीन मदर है, उधम बाई, है ना, उनको इसने पूरा कारोबार संभला दिया। और इनकी जो क्वीन मदर थी वो किबलाए आलम, उनको टाइटल दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ही पुअर इंटेलेक्ट की लेडी थी, बहुत ही पुअर इंटेलेक्ट की लेडी थी। और वो भी किसकी मदद से काम करती थी? वो करती थी जाविद खां, ये एक बहुत ही नोटोरियस यूनुक था उस टाइम पे, और इसका काफी ज्यादा उस टाइम पे चलती थी, ठीक है, कोर्ट में। देखो इसके बाद आता है आलमगीर सेकंड। आलमगीर फर्स्ट कौन है मुझे बताओ, आलमगीर फर्स्ट कौन है? मैंने पहले ही पूछा है शायद ये। अब ये जहांगीर शाह का ही पोता था सॉरी, अहमद शाह, यस, अब्दाली सी के टाइम पे आया था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड देखो आप बहुत ध्यान से, 1754 से लेकर के 1758, तो 57 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, है ना। तो इसी टाइम पे जो अहमद शाह अब्दाली, उसने भी दिल्ली पहुंचा, उसने भी लूट मार यहाँ पर इसी के टाइम पे बचाई। अब बात करेंगे और भी बड़े तुर्रम खां की, वो है शाहजहां थर्ड। ये इतने बड़े तुर्रम खां हैं कि हमको इनके बारे में बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। ठीक है, इतने बड़े नेक्स्ट बात करते हैं शाह आलम सेकंड की। शाह आलम सेकंड ये जो है बेसिकली इसने 6 से 7 साल इसने भी राज किया। अली गौहर इसका नाम था। एंड इसी के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे। पहला तो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किससे हुआ था? बेसिकली मराठा और, डेफिनेटली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में, एंड इसको अहमद शाह अब्दाली जीत गया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट था बैटल ऑफ बक्सर। मुझे बताओ 1764 में एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर जिसको कहा जाता है, इसमें कौन कौन लड़ा था? 3 पार्टीज थी इसके अंदर, बताओ कौन कौन था, है ना। फिर एक बहुत जबरदस्त यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे हम? शाह आलम की, राइट। तो शाह आलम के ही टाइम पे एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की जब हम बात करें तो ये हुई थी 1765 में। अब ये ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से? देखो एक एक चीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ना, इसने क्या किया, इलाहाबाद इलाहाबाद में वहां डेरा डाल रखा था, है ना। तो उस टाइम पे या वहां पे बेसिकली ट्रीटी होती है ब्रिटिशर्स के साथ, कंपनी के साथ, उस टाइम पे कंपनी थी, ये याद रखना। तो अब बात करते, जो शाह आलम सेकंड है इसने फरमान इशू कर दिए, और वो करे नहीं, ऐसे करवाए गए जबरदस्ती। जब बैटल ऑफ बक्सर में हारा गया, हार हार गया कौन? ये हमारे शाह आलम सेकंड। तब बेसिकली कंपनी से कहती है फरमान इशू कर अभी के अभी, तो उसे फरमान इशू करवाते हैं भैया दरबार में ले जा करके। और यही रही, इससे दीवानी राइट्स भी मांग लिए गए। दीवानी राइट्स वो क्या होता है? देखो दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, जमीनें दे देंगे, रियासत दे देंगे कि भाई जाओ यहाँ से आप जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर लो, उसकी ताकत है आपके पास। तो 3 जगह की आपने बहुत सुना होगा ये एक्रोनिम, बीबीओ, बंगाल, डेफिनेटली बिहार एंड उड़ीसा। ये 3 जगह के दीवानी राइट्स किसको दे दिए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने? शाह आलम सेकंड ने, डेफिनेटली, है ना। फिर मराठा इसको उठा करके कहाँ ले गए? मराठा ले गए दिल्ली, मतलब दिल्ली से उठा करके ले गए, है ना। फिर वहां पर इसको कैद रखा गया। बाद में जब दौलत राव सिंधिया हार गए तो फिर मुगल एम्परर, ये ऑफिशियली प्रिजनर माना गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो पहली बार ये मुगल बादशाह को यहाँ पर क्या किया गया? बंदी बनाया दिया गया। तो शाह आलम के ही जो है इसका क्रेडिट दिया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड कौन है? देखो इसके टाइम पे 2-3 चीजें हुई थी अकबर सेकंड। ये 1806 से लेकर के 1837 तक रहा। देखो आप सोच रहे होंगे इतना लंबा टाइम पीरियड, डेफिनेटली उनका गुलाम की तरह रहा, डेफिनेटली है ना। मुगल क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पे नाचता है उस टाइम पे, है ना। तो डेफिनेटली टिकेगा, अगर कुछ चुल नहीं करेगा ये, तो किसी भी तरीके की हरकत नहीं करता, तो उन्हें हटाने की क्या जरूरत है ना। और फरमान पे फरमान निकालते जाओ और इशू करते जाओ, हमारा काम होता रहेगा, बैठे रहो, तुम्हें क्या है। ठीक, तो इसने राजा राम मोहन राय को सबसे पहले तो टाइटल ऑफ राजा दिया, है ना, राम मोहन राय को। सेकंड 1835 में इसके
एंड ऑफ रूल के 2 साल पहले ये बेसिकली जो मुगल एम्परर के नाम पे जो कॉइन्स छपते थे ना वो बंद करवा दिए गए। ठीक है, जो कॉइन्स छपते थे वो बंद करा दिए गए और लास्ट राजा रहा है बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड ये 1837 से लेकर के 1857 तक रहा है। 1857 की क्रांति के क्या बोलते हैं इसको, लीडर बोलते हैं, है ना। तो बहादुर शाह सेकंड बेसिकली रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसको बेसिकली क्या कर दिया गया, एम्पायर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। फिर इसको हारा हारा उसके बाद बहुत ही ब्रूटल तरीके से दमन किया गया 1857 की क्रांति का। ठीक, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो मुगल एम्पायर के एक लास्ट एम्पायर इनको बनाया गया, रंगून इनको भेजा गया, देश निकाला, एग्जाइल इनको कर दिया गया, रंगून में इनको डाल दिया गया। ठीक है, एंड ऑफिशियली इन लीगल टर्म्स अगर हम देखें तो नवंबर 1 इज द इंपॉर्टेंट डेट। नवंबर 1, नवंबर 1 एंड 1858 इज द लास्ट डेट जब तक इसका रूल रहा। ठीक, नवंबर 1, दिस इज द डेट। यहाँ पर इसी टाइम पे क्वीन विक्टोरिया का डिक्लेरेशन भी आ गया, है ना। तो उसके बाद गवर्नर जनरल किस तरीके से वायसराय बना दिए गए, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेसन में। ठीक है भाई, ये था लेसन। अगले लेसन में हम देखेंगे कि फर्दर क्या कॉजेस रहे हैं मुगल एम्पायर के गिरने में, है ना। तो मुगल एम्पायर का गिरना और ईस्ट इंडिया कंपनी का उठना ये एक ही, ये कंटेम्पररी है। तो ठीक है, इसका कॉन्सिक्वेंस है ईस्ट इंडिया कंपनी का उभरना। ठीक है, उन्हीं के टाइम पे उभरा है, राइट। तो ये पढ़ना हमको जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगले लेसन में देखेंगे हम किस तरीके से कौन कौन से क्राइसिस रहे जिसने मुगल एम्पायर को जड़ से खत्म कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अगले लेसन में। एंड स्टोरी जो हमारी वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली इसको क्या करें, शेयर करें जितना भी हो सके। ठीक है, मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।